हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी लर्निंग हब। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 8वीं हिंदी की न्यू एनसीईआरटी मल्हार का दूसरा पाठ दो गौरैया के प्रश्न उत्तर, जिसके 2 पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं। ये पार्ट नंबर 3 है, तो इसमें नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चन आंसर है वो कवर करने वाले हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। बदली कहानी। मान लीजिए कि घोंसले में अंडों से बच्चे न निकले होते, ऐसे में कहानी आगे कैसे बढ़ती, यह बदली हुई कहानी लिखिए। कि मान लीजिए अगर घोंसले में से अंडों में से बच्चे न निकले होते तो कहानी फिर कैसे आगे बढ़ती। तो ये जो बदली हुई कहानी है ये आपको यहाँ पर लिखनी है, बतानी है। देखिए क्या होगा। मान लीजिए कि घोंसले में अंडे से बच्चे न निकले होते, ऐसे में कहानी कैसे आगे बढ़ती, और यह बदली हुई कहानी लिखिए। उत्तर होगा इसका, अगर घोंसले में अंडे से बच्चे न निकले होते तो कहानी कुछ इस तरह आगे बढ़ती। लेखक के घर से सारी हलचल खत्म हो जाती। पिताजी और माँ के बीच गौरैयों को लेकर बहस बंद हो जाती। घर में शांति और उदासी छा जाती। पिताजी फिर से अपनी पुरानी आदतों में लौट आते और माँ भी चुप हो जाती। हो सकता है दोनों को महसूस होता कि उस हलचल से घर में एक रौनक थी जो अब खत्म हो गई है। शायद पिताजी को भी यह एहसास होता कि उन्हें गौरैयों को भगाना नहीं चाहिए था। तो इस तरीके से ये कहानी आगे बढ़ाते हैं हम यहाँ पर। तो ये हो गया इसका। नेक्स्ट है अगला, देखिए कहने के ढंग, क्रिया विशेषण। माँ खिलखिलाकर हंस दी। अब यहाँ पर खिलखिलाकर को अंडरलाइन किया हुआ है। यहाँ पर इस वाक्य में खिलखिलाकर शब्द बता रहा है कि माँ कैसे हंसी थी, कोई कार्य कैसे किया गया है। इसे बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। खिलखिलाकर भी एक क्रिया विशेषण शब्द है। अब नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने मन से वाक्य बनाइए। क, पिताजी ने झिड़ककर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है। अब जो ये झिड़ककर है इसको अंडरलाइन किया हुआ है यहाँ, यानी कि ये शब्द क्रिया विशेषण है यहाँ पर। अब इसका प्रयोग हमें वाक्य में करना है, झिड़ककर का। ऐसे ही वाक्य बनाने हैं हमें। नेक्स्ट देखिए, तो क्या हो जाएगा। झिड़ककर। झिड़ककर का अर्थ है किसी को डांटते हुए या नाराजगी से कुछ कहना। वाक्य हो जाएगा, पिताजी ने मुझे झिड़ककर कहा कि समय बर्बाद मत करो। अगला है ख, देखो जी चिड़ियों को मत निकालो। माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। अब गंभीरता जो अंडरलाइन शब्द है यहाँ पर, उससे हमें वाक्य बनाना है। तो क्या हो जाएगा हमारा वाक्य। गंभीरता का अर्थ है बहुत सोच विचार कर या बिना मजाक के कोई काम करना या अपनी बात कहना। वाक्य हो जाएगा, मीटिंग में सभी लोग गंभीरता से अपनी बात रख रहे थे। नेक्स्ट देखिए, ग, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से में कहा। तो गुस्से को यहाँ पर फिर से अंडरलाइन किया हुआ है, तो गुस्से से हमें वाक्य बनाना है। क्या हो जाएगा। गुस्से का अर्थ है क्रोध या नाराजगी की भावना। वाक्य हो जाएगा, जब मैंने उसका फोन तोड़ दिया तो वह गुस्से से लाल हो गया, यानी कि उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। अगला देखिए आगे क्या है इसमें। अब आप इनसे मिलते जुलते कुछ और क्रिया विशेषण शब्द सोचिए और उनका प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाइए। संकेत है धीरे से, जोर से, अटकते हुए, चिल्लाकर, शर्माकर, सहमकर, फुसफुसाते हुए आदि। इन सब से आपको वाक्य बनाने हैं। धीरे से यानी धीरे से बोलते हैं वो, जोर से, अटकते हुए, थोड़ा अटकना, चिल्लाकर, शर्माते हुए, सहमकर और फुसफुसाते हुए। ये सारे वर्ड दिए गए हैं यहाँ पर, जो सारे के हैं क्रिया विशेषण शब्द हैं और इनसे हमें वाक्य बनाने हैं। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। धीरे से, क्या हो जाएगा इसका वाक्य। उसने धीरे से दरवाजा खोला ताकि कोई जग न जाए।
अगला है जोर से। उसने जोर से आवाज लगाई और सभी उसकी तरफ देखने लगे। अटकते हुए, वह डर के मारे अटकते हुए अपनी बात कह रहा था। अगला है चिल्लाकर, वह अपनी बात मनवाने के लिए चिल्लाकर बोल रहा था। नेक्स्ट है शर्माकर, जब उसने मेरी तरफ देखा तो मैं शर्माकर नीचे देखने लगा। सहमकर, बच्चा अंधेरे में खड़ा सहमकर इधर उधर देख रहा था। फुसफुसाते हुए, उसने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कुछ कहा। तो ये सारे सेंटेंस हमने बना लिए, यहाँ पर वाक्य हमने यहाँ पर बना लिए हैं। आप इनके अलावा अपने भी वाक्य यहाँ पर बना सकते हो, जिसमें धीरे से, जोर से, अटकते हुए, चिल्लाकर, शर्माकर, सहमकर और फुसफुसाते हुए क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करना है। और खुद के वाक्य भी आप यहाँ पर बना सकते हो। नेक्स्ट है घर के प्राणी। घर के प्राणी कहानी में आपने पढ़ा कि लेखक के घर में अनेक प्राणी रहते थे। लेखक ने उनका वर्णन ऐसे किया है जैसे वे भी मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हैं। वर्णन करना यानी कि बताना, किसी के बारे में बताना। तो कहानी में से चुनकर उन प्राणियों की सूची बनाइए और बताइए कि वे मनुष्यों जैसे कौन कौन से काम करते थे। बिल्ली, बिल्ली का जिक्र आया, आपने देखा होगा पाठ में। तो बिल्ली कहती है कि फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। तो बिल्ली के बारे में बताया यहाँ पर। और कौन कौन से प्राणी थे कहानी में जो मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं, और उनके जो काम है, क्या कर रहे थे वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो दूसरा कौन सा प्राणी था, जानवर था यहाँ पर चूहा। चूहा क्या कह रहा है कि अंगीठी के पास बैठा था चूहा, अंगीठी के पीछे बैठता जैसे कि वह बूढ़ा हो। अंगीठी के पीछे बैठता, कैसे बैठता, जैसे वह बूढ़ा हो। जैसे वह बूढ़ा हो। फिर है, और क्या था, गौरैया। तो गौरैया क्या कर रही थी, घर का निरीक्षण करने आई थी। घर का निरीक्षण, घर का निरीक्षण करती, घर का निरीक्षण कर रही थी गौरैया घूम घूम के, जैसे उनका अपना घर हो, ये उनकी अपनी जगह हो। अगला आया है फिर इसमें चमगादड़। चमगादड़ क्या कर रही थी, कमरे में कसरत कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कसरत कर रहे हो। कसरत यानी कि एक्सरसाइज, कमरे में कसरत करती। और फिर और भी कौन कौन से प्राणी थे, जानवर थे। छिपकलियां भी थी, और जो बर्रे थी, और जो चींटियां थी। वो सब क्या कर रही थी, वो फौज की तरह डेरा डाले रहती थी। ऐसा लगता था जैसे छावनियों, फौज की तरह डेरा डाले रहती थी। तो ये हो जाएंगे इनके आंसर। ठीक है, आगे देखिए, हेर फेर मात्रा का। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। अब देखिए यहाँ पर एक ये और है जिसको अंडरलाइन किया हुआ है, दूसरा और ये है, इसको भी अंडरलाइन किया हुआ है। पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, यहाँ पर भी ये अंडरलाइन किया हुआ है, उड़ा और उड़। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। आपने ध्यान दिया होगा कि शब्द में एक मात्रा भर के अंतर से उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर देखिए, और का मतलब होता है,
यानी कि कोई दूसरा, अलग, और यानी कि तरफ। उड़ा यानी कि उड़ना, और उड़ा, कोई उड़ा देता है तो उसको बोलते हैं उड़ा, और खुद से उड़ना, श्रम से उड़ना यानी कि उड़। तो एक मात्रा का ही अंतर है, इसमें और है, इसमें और है, और यहाँ पर उड़ा और उड़, एक मात्रा भर के अंतर से ही इनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अब नीचे दिए गए शब्दों की मात्राओं और अर्थों के अंतर पर ध्यान दीजिए। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने मन से वाक्य बनाना है। नीचे आपको कुछ शब्द दे रखे हैं यहाँ पर, उनसे आपको फिर वाक्य बनाना है। देखिए, पहला है नाच, नाचा और नचा। अगला है हार, हरा, हारा। फिर है पिता और पीता, चूक और चुक, नीचा, नीचे, सहसा और साहस। नाच यानी कि नाचना, नाचा, स्वयं से नाचना, नाच यानी कि डांस करना, एक तरीके से नाचा, डांस किया, और नचा, किसी को, दूसरे को नचाया। हार, हारना, हिम्मत हारना, इस तरीके से। हरा, रंग में हरा होना, और हारा, किसी से हार जाना। हार, ये गले का हार भी होता है, और वो जीत हार वाली हार भी होती है। हारा, किसी से हारना। पिता, पिता होते हैं, और पीता यानी कि कोई भी चीज़ पीना। चूक यानी कि कोई गलती होना। चुक यानी कि बहुत थक जाना। नीचा, कोई चीज़ नीचे होती है तो नीचे, नीचा, किसी को नीचा दिखाया जाता है तो नीचा का प्रयोग करती हैं उसके लिए। और नीचे, अगर हम नीचे देखते हैं तो जैसे ऊपर से नीचे देखने के लिए नीचे का प्रयोग करते हैं। सहसा, अचानक से, और साहस, हिम्मत। तो ये इनके अर्थ हो गए। अब इनसे आपको वाक्य बनानी है, तो वाक्य देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, इसमें पहला है नाच, नाचा और नचा। वाक्य होगा आज रात सब मिलकर नाच रहे हैं, उसने अकेले ही पूरी रात नाचा और सबको अपनी धुन पर नचा दिया। अगला है हार, हरा, हारा। वाक्य होगा खेल में हार मानकर वह हारा हुआ लग रहा था, लेकिन अगली बार उसने सबको हरा दिया। अगला है पिता और पीता। वाक्य होगा उसके पिता चाय बहुत पीते हैं। नेक्स्ट है चूक और चुक। वाक्य होगा उसकी छोटी सी चूक से मैं चुक गई। अगला देखिए नीचा और नीचे। वाक्य होगा इसका उसने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन मैं नीचे झुक गया। फिर है सहसा और साहस। वाक्य होगा सहसा ही बारिश शुरू हो गई, यानी कि अचानक से बारिश शुरू हो गई, और उसने साहस से उसका सामना किया। साहस यानी कि हिम्मत से, हिम्मत से किसका सामना किया? बारिश का। तो ये हो गए यहाँ पर इसके क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए वाद विवाद। कहानी में माँ द्वारा कही गई कुछ बातें नीचे दी गई हैं। अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। एक दरवाज़ा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब यहाँ से नहीं जाएंगी। कक्षा में एक वाद विवाद गतिविधि का आयोजन कीजिए। वाद विवाद का विषय है माँ चिड़ियों को घर से निकालना चाहती थी। कक्षा में आधे समूह इस कथन के पक्ष में और आधे समूह इसके विपक्ष में तर्क देंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको वाद विवाद की जो विषय दिया है वो है कि माँ चिड़ियों को घर से निकालना चाहती थी। इस विषय पर आपको अपनी कक्षा में वाद विवाद गतिविधि का आयोजन करना है, जिसमें एक समूह तो इसके पक्ष में तर्क देगा और जो दूसरा आधा समूह बचेगा वो इसके विपक्ष में तर्क देंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर? देखिए विषय रहेगा माँ चिड़ियों को घर से निकालना चाहती थी। इस कथन के पक्ष में तर्क हाँ माँ चिड़ियों को निकालना चाहती थी। मुख्य तर्क रहेगा माँ की शुरुआती बातें और चिड़ियों को भगाने का उनका तरीका यह साबित करता है कि वह उन्हें घर से बाहर करना चाहती थी। अब तो ये नहीं उड़ेंगी, वह इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। इस वाक्य से पता चलता है कि माँ को
इस बात का पछतावा था कि उन्होंने चिड़ियों को पहले क्यों नहीं उड़ाया। यह दर्शाता है कि चिड़ियों को निकालना उनका शुरुआती इरादा था। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये निकलेंगी। यह वाक्य सीधे तौर पर चिड़ियों को घर से बाहर निकालने की एक योजना है। अगर माँ उन्हें निकालना नहीं चाहती थी तो वह ऐसा सुझाव क्यों देती? यह उनकी इच्छा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। घर में परेशानी का कारण। चिड़ियों से घर में गंदगी हो रही थी। एक गृहिणी के रूप में माँ के लिए यह एक समस्या थी जिसका समाधान वह चिड़ियों को निकाल कर देना चाहती थी। तो ये इसके पक्ष में तर्क हो गए। अब देखिए इस कथन के विपक्ष में तर्क। नहीं, माँ चिड़ियों को निकालना नहीं चाहती थी। मुख्य तर्क, भले ही माँ की शुरुआती बातें उन्हें निकालने का संकेत देती हो, लेकिन उनका अंतिम निर्णय चिड़ियों को घर में रहने देने का था। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है। इस वाक्य में माँ ने स्वयं चिड़ियों को निकालने से मना कर दिया। यह दिखाता है कि उनका मन बदल गया है। ममता और दया का भाव। जब माँ को पता चला कि चिड़ियों ने अंडे दे दिए हैं तो उनके अंदर चिड़ियों और उनके बच्चों के लिए ममता का भाव जाग गया। उन्होंने एक माँ के रूप में दूसरी माँ की भावनाओं को समझा। अंतिम निर्णय मायने रखता है। वाद विवाद में अंतिम निर्णय सबसे जरूरी होता है। माँ का अंतिम निर्णय चिड़ियों को नहीं निकालने का था, जो यह साबित करता है कि वह अंततः उन्हें घर से बाहर नहीं करना चाहती थी। तो यहाँ ये इसका आंसर हो गया। हमने इसके पक्ष में भी तर्क देखा है और विपक्ष में भी इसके तर्क देख लिए। नेक्स्ट है कहानी की रचना। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देखकर केवल मुस्कुराते रहे। इस पंक्ति में बताया गया है कि पिताजी का दृष्टिकोण कैसे बदल गया। इस प्रकार यह विशेष वाक्य है। इस तरह के वाक्यों से कहानी और अधिक प्रभावशाली बन जाती है। आपको इस कहानी में ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी। इन्हें अपने समूह के साथ मिलकर ढूंढिए और उनकी सूची बनाइए। तो कौन कौन सी विशेषताएं कहानी में आई है वो आपको यहाँ पर बताना है। देखिए इसका आंसर होगा, इस कहानी में कई विशेषताएं हैं। कौन कौन सी? भावनाओं का वर्णन। लेखक ने इंसानों और पक्षियों दोनों की भावनाओं को बहुत अच्छे से समझाया है, जैसे डर, खुशी, ममता और आश्चर्य। दूसरा है मानवीयकरण। जानवरों को इंसानों की तरह व्यवहार करते दिखाया गया है, जैसे गौरैया और चूहे का अपनी समस्याएं बताना। संवाद। कहानी में गौरैया और इंसानों के बीच संवाद है, अर्थात बातचीत है। संवाद का मतलब होता है बातचीत, जिससे कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, यानी कि रुचिकर, अच्छी लगती है और भी। चित्रण। लेखक ने घर के अंदर के माहौल और पक्षियों के व्यवहार का बहुत ही साफ सुथरा और जीवंत वर्णन किया है। जीवंत यानी कि ऐसे लगता है जैसे ये घटनाएं हाल ही घटित हुई हैं। अगला देखिए, इस कहानी की कुछ विशेषताओं को नीचे दिया गया है, इनके उदाहरण कहानी में से चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर जो कहानी की विशेषताएं हैं उनको नीचे यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, तो उनको यहाँ पर लिखना है आपको। इधर ये कहानी की विशेषताएं हो गई और यह कहानी के उदाहरण फिर आपको कहानी में से लिखनी है। पहला है किसी बात को कल्पना से बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो क्या होगा इसका? कहानी में से उदाहरण, जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता, पिताजी कहते हैं कि वही सीधा हमारे घर पहुंच जाता, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। अगला है हास्य, यानी हंसी मजाक का उपयोग किया जाना। तो ये भी हमें कहानी से ढूंढ के फिर लिखना है। क्या हो जाएगा? माँ कहती है कि चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे। तो माँ व्यंग से कहती है, उस लाइन को हमें यहाँ लिखना है, चूहों को तो
निकाल नहीं पाए। अब चिड़ियों को निकालेंगे। माँ ने व्यंग से कहा। व्यंग यानी कि किसी का मजाक बनाना। ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है सोचा कुछ और हुआ कुछ और। तो इसका लिखना है कि पिताजी ने गौरैया को निकालने की बहुत कोशिश की। दरवाजे बंद किए। और डंडा उठाया। और छेद बंद किया जहाँ से वो आ सकती थी चिड़िया। लेकिन अंत में पता चल गया कि बच्चे भी निकल आए और गौरैया फिर से घोंसले में लौट आई है। तो यहाँ पर ये लाइन लिख देंगे। नेक्स्ट है दूसरे के मन के भाव का अनुमान लगाना, उनका गैस करना, पता लगाना। तो क्या हो जाएगा? चिड़िया एक दूसरे से कह रही थी या एक दूसरे से पूछ रही थी। यहाँ पे पूछ कर लेंगे। ये चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही थी। क्या पूछ रही थी? ये देखिए यहाँ पर एक दूसरे से पूछ रही थी, पूछ रही हैं। क्या पूछ रही हैं? कि यह आदमी कौन है? यह आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है? नाच क्यों रहा है? माँ ने, तो ये लाइन है, माँ ने पिताजी के व्यवहार पर गौरैया की जो भावना थी वो बताइए, वो यहाँ पर। अगला है 5वां, किसी की कही बात को उसी के शब्दों में लिखना, यानी कि एज इट इज उसी की जो बात है वो ऐसे कैसे लिखना। तो क्या हो जाएगा? अब तो ये उड़ेंगी नहीं, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले उड़ा देते तो उड़ जाती। तो उड़ जाती। अब इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। तो ये जो जब किसी की बात को उसी के शब्दों में लिखते हैं तो इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करते हैं और ये यहाँ पर इस तरीके से वाक्य बंद कर देंगे।
तो क्या हो जाएगा, अब तो ये उड़ेंगी नहीं, तभी उड़ा देते तो उड़ जाती, अब इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है, ऐसा माँ ने कहा। तो जो माँ का संवाद है उसको जो करते हुए यहाँ पर लिखा है। आगे देखिए, छठा, किसी प्राणी या उसके कार्य को कोई अन्य नाम देना। किसी प्राणी ने कोई कार्य किया हो या फिर उसका कोई अन्य नाम हो, वो यहाँ पर देना है। तो क्या हो जाएगा, वह शोर मचाता वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं। मगर लोग कहते हैं कि चिड़िया गा रही हैं, कि चिड़िया गा रही हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है सातवां, किसने किससे कोई बात कही, यह सीधे सीधे बताए बिना उस संवाद को लिखना। किसने किसी को कोई भी बात बताई हो तो उसको सीधा सीधा लिखना है। अब अगली लाइन लिखेंगे, अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, तो ये बात किसने कही उसमें पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे। इस तरीके से ये वाक्य पूरा हो जाएगा। यहाँ पर दे दिए होंगे। ठीक है, आगे देखिए पाठ से आगे। क, गोरैयों ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर झांककर देखा और दोनों एक साथ चींची करने लगी। आपने अपने घर के आसपास पक्षियों को क्या क्या करते देखा है, उनके व्यवहार में आपको कौन कौन से भाव दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर बताना है कि गोरैयों ने जब घोंसले में से निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा तो दोनों एक साथ चींची करने लगी, और घर के आसपास के पक्षियों को क्या करते देखा है आपने। अब आपको अपने अनुभव बताना है, वो शेयर करना है आपको, और उनके व्यवहार में आपको कौन कौन से भाव दिखाई देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, उत्तर देख लीजिए इसका। मेरे घर के आसपास मैंने पक्षियों को कई तरह से व्यवहार करते देखा है, जैसे दाना चुगना। जब वे दाना चुगते हैं तो बहुत सतर्क रहते हैं, आसपास देखते रहते हैं कि कोई शिकारी ना आ जाए। बच्चों को खिलाना, जो माँ बाप है, पक्षी के माँ बाप है, वो गौरैया अपने बच्चों को बहुत प्यार से खाना खिलाते हैं। झगड़ना, कभी कभी वे खाने के लिए आपस में झगड़ते भी हैं। मस्ती करना, वे सुबह और शाम को खूब चहकते हैं, खेलते हैं। डर, जब कोई खतरा हो तो वो तुरंत उड़ जाते हैं। तो क्या क्या दिखा उनके व्यवहार में, उनके व्यवहार में मुझे ममता, दोस्ती, भूख, डर और खुशी जैसे भाव दिखाई देते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ख, कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। कहानी के अंत में पिताजी गौरैयों का अपने घर में रहना स्वीकार कर लेते हैं। क्या आप भी कोई स्थान या वस्तु किसी अन्य के साथ साझा करते हैं, उनके बारे में बताइए। साझेदारी में यदि कोई समस्या आती है तो उसे हल कैसे करते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर देख लीजिए। उत्तर होगा हाँ, मैं भी कई चीज़ें दूसरों के साथ साझा करती हूँ। आपका इस उत्तर से अलग भी उत्तर यहाँ पर हो सकता है। मैं अक्सर अपनी किताबें और कहानियों का संग्रह अपने दोस्तों के साथ साझा करती हूँ। इससे हमें एक दूसरे से नई कहानियाँ और लेखकों के बारे में जानने का मौका मिलता है। हम सभी एक दूसरे को पसंद
को समझते हैं और अपनी राय देते हैं। जब भी हम कुछ साझा करते हैं तो कभी कभी समस्याएं भी आ सकती है। मान लीजिए कि मेरी कोई किताब फट जाए या खो जाए तो मैं पहले यह समझने की कोशिश करती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। फिर मैं शांति से अपने दोस्त से इसके बारे में बात करती हूँ और हम मिलकर कोई समाधान ढूंढते हैं। समाधान ढूंढना यानी कि समस्या का हल निकालना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। इसके अलावा और अपना दूसरा उत्तर भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। अगला ग, परिवार के लोग गोरैयों को घर से बाहर भगाने की कोशिश करते हैं, किंतु गोरैयों के बच्चों के कारण उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी को देखकर या किसी से मिलकर आपका दृष्टिकोण बदल गया हो? तो उसका आंसर देख लेते हैं। ये भी आपका आंसर अलग हो सकता है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं आंसर। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि किसी से मिलकर मेरा दृष्टिकोण बदल गया हो। एक बार मुझे लगता था कि मेरे पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी महिला बहुत गुस्सैल है। वह किसी से बात नहीं करती थी और हमेशा चुप रहती थी। मैं हमेशा उनसे दूर रहती थी। एक दिन मेरी बिल्ली खो गई और मैं उसे बहुत देर से ढूंढ रही थी। अचानक से मैंने देखा कि वही बूढ़ी महिला मेरी बिल्ली को सहला रही थी और दूध पिला रही है। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि मैं उन्हें गलत समझ रही थी। वह गुस्सैल नहीं थी बल्कि शायद अकेली थी। उस घटना के बाद मेरा दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया। मैंने उनसे बात करना शुरू किया और बाद में पता चला कि वह सचमुच बहुत दयालु हैं और अच्छी इंसान थी। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि किसी के बारे में बिना जाने राय नहीं बनानी चाहिए। तो ये इसका आंसर हो गया। आप अपना आंसर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला देखिए, चिड़ियों का घोंसला। घोंसला बनाना चिड़ियों के जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। विभिन्न पक्षी अलग अलग तरह के घोंसले बनाते हैं। इन घोंसलों में से वे अंडे देते हैं और अपने चूजों को पालते हैं। चूजे यानी कि जो बच्चे होते हैं उनके अपने आसपास विभिन्न प्रकार के घोंसले ढूंढिए और उन्हें ध्यान से देखिए। नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। सावधानी रखनी है कि उन्हें हाथ नहीं लगाए, किन्हें? घोंसलों को, अन्यथा पक्षियों, उनके अंडों और आपको भी खतरा हो सकता है। तो अब क्रम संख्या दे रखी है आपको यहाँ पर। ये देखिए, ये एक तालिका दी हुई है। यहाँ पर क्रम संख्या डालनी है 1 2 3 1 2 3 4 5। ऐसे घोंसले को कहाँ देखा है आपने वो बताना है। यहाँ घोंसला किन चीज़ों से बनाया गया था वो लिखना है। घोंसला खाली था कि नहीं ये भी लिखना है। घोंसला किस पक्षी का था और पक्षी का आपको यहाँ नाम बताना है कि किस पक्षी का कौन सा घोंसला था। तो क्रम संख्या 1, घोंसले को कहाँ देखा? घर की खिड़की में। घर की खिड़की में देखा। किन किन चीज़ों से बना होता है घोंसला? तो आपको पता ही है, रुई से, धागे से, और जो छोटे छोटे तिनके रहते हैं घास के तिनके, इनसे घोंसला बना हुआ था, घास के तिनकों से। घोंसला खाली था कि नहीं था? कि नहीं, खाली नहीं था। क्या थे इसमें? अंडे थे। घोंसला किस पक्षी का था? तो किस पक्षी का था? गोरैया। फिर है क्रम संख्या 2, और कहाँ देखा आपने घोंसला? आम के पेड़ पर। आम के पेड़ पर देखा। किसका बना था? वही तिनके, सूखे तिनके, जो घास के तिनके होते हैं वो, तिनकों से, पत्तियों से, सूखी पत्तियां रहती हैं उनसे इसका बना हुआ था। तो उसमें अंडे थे या फिर वो खाली था? तो कि हाँ, घोंसला खाली था। घोंसला खाली था या नहीं? तो बताना है कि हाँ, घोंसला खाली था, यानी कि उसमें ना तो अंडे थे ना ही बच्चे थे। तो ये घोंसला किसका था? कौवे का। कौवे का घोंसला था। फिर है क्रम संख्या 4, पत्थरों पर या पत्थरों के बीच।
पत्थरों के बीच, वही सूखी घास, और क्या क्या हो जाएगा, कपड़े के रेशे या फिर छोटे छोटे धागे। खाली था या भरा था, हाँ ये भी खाली था। और किसका था ये, कबूतर का। फिर है अगला, फिर अगला कहाँ देखा, छत के कोने में, छत के कोने में। छत के कोने में घोंसला किस किस का बना हुआ था, धागे, कागज के टुकड़े, कपड़े के टुकड़े, इनसे बना हुआ था। घोंसला खाली था या नहीं था, नहीं, घोंसला खाली नहीं था। उसमें क्या थे, छोटे छोटे चूजे थे, छोटे बच्चे थे। और ये घोंसला किसका था, ये था चील का। तो इस तरीके से आप अपने आंसर यहाँ लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ख, विभिन्न पक्षियों के घोंसले के संबंध में एक प्रस्तुति तैयार कीजिए। उसमें आप चाहे तो उनके चित्र और थोड़ी रोचक जानकारी भी सम्मिलित कर सकते हैं। आपको घोंसले यानी कि घोंसले बताने हैं विभिन्न पक्षियों के, और उनके चित्र भी लगा सकते हैं अच्छा डिजाइन करने के लिए, और उनकी जो रोचक जानकारी है वो भी आप उनमें सम्मिलित कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा, देखिए, पक्षियों के घोंसले उनके घर होते हैं जिन्हें वे अपने बच्चों को पालने के लिए बनाते हैं। हर पक्षी का घोंसला बनाने का तरीका अलग होता है। कुछ पक्षी बहुत साधारण घोंसले बनाते हैं जबकि कुछ बहुत कलात्मक घोंसले बनाते हैं। गोरैया, ये छोटी चिड़ियाएं हैं जो अक्सर हमारे घरों में ही अपना घोंसला बनाती हैं। वे घास, तिनके और कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करते हैं घोंसला बनाने में। बया पक्षी, बया पक्षी अपने घोंसले बनाने के लिए बहुत मशहूर है, यानी कि बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। उनका घोंसला उल्टा लटका होता है और बहुत बारीक घास और पत्तों से बना होता है। उल्लू, उल्लू ज्यादातर दूसरे पक्षियों के छोड़े हुए घोंसले या फिर पेड़ों के खोखले तनों में अपना घर बनाते हैं। अब आप इनमें ये जो पक्षी हैं इनकी पिक्चर भी यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट कर सकते हो, और आकर्षक जो प्रस्तुति है वो यहाँ पर आपको बनानी है। तो इस तरीके से आप बना लेंगे, और थोड़ी जो रोचक जानकारी आपको मिले वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पर। अगला है मल्हार, जब हम लोग नीचे उतर आए तो वो फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। मल्हार भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक प्रसिद्ध राग का नाम है। यह राग वर्षा ऋतु से जुड़ा है। आम जानते ही हैं कि आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का नाम मल्हार भी इसी राग के नाम पर है। नीचे दी गई इंटरनेट कड़ियों के माध्यम से राग मल्हार को सुनिए और इसका आनंद लीजिए। तो यहाँ पर आपको YouTube के लिंक दिए गए हैं, यहाँ से आप मल्हार राग सुन सकते हैं। अगला देखिए, हास्य व्यंग, छोड़ो जी चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे, माँ ने व्यंग से कहा। आप समझ गए होंगे कि इस वाक्य में माँ ने पिताजी से कहा है कि वे चिड़ियों को नहीं निकाल सकते। इस प्रकार से कही गई बात को व्यंग करना कहते हैं। व्यंग का अर्थ होता है हंसी मजाक करना या उपहास के माध्यम से किसी की कमी, बुराई या विडंबना को उजागर करना। व्यंग में बात को सीधे न कहकर उल्टा या संकेतात्मक ढंग से कहा जाता है ताकि उसमें चुटकुलापन भी और गंभीर सोच की संभावना भी बनी रहे। अनेक बार व्यंग में हास्य भी छिपा होता है। क, आपको इस कहानी में कौन कौन से वाक्य पढ़कर हंसी आई और उन वाक्यों को चुनकर लिखिए। अब आपको बताना है कि कौन से ऐसे वाक्य हैं जिन्हें पढ़कर आपको हंसी आई कहानी में। तो देखिए, इस कहानी में कुछ ऐसे वाक्य हैं जो आपको पढ़कर हंसी आ सकती है। कुछ उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। इसमें पहला है, अब तो ये
नहीं उड़ेंगी, इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। माँ का यह अफसोस भरा वाक्य जिसमें वह अपनी ही गलती पर झुंझला रही है हंसी पैदा करता है। दूसरा है, एक दरवाजा खुला छोड़ो बाकी दरवाजे बंद कर दो तभी ये निकलेंगी। चिड़ियों को बाहर निकालने की यह योजना जिसमें लगता है कि चिड़िया निर्देशों का पालन करेंगी हास्यास्पद है। छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे। यह वाक्य सबसे ज्यादा मजेदार है क्योंकि माँ ने अपने पति की पिछली नाकामयाबी पर ताना मारा है। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है ख। अब चुने हुए वाक्यों में से कौन कौन से वाक्य व्यंग कहे जा सकते हैं उन पर सही का चिन्ह लगाइए। आपको कौन कौन से व्यंग लगते हैं वो आपको फिर बताना है। देखिए, व्यंग क्या है? एक तरह से कटाक्ष होता है जो जिसमें कोई बात सीधी सीधी न कहकर मजाक के अंदाज में कही जाती है। तो यही वाक्य जो हमने ऊपर देखे, इन्हीं वाक्य को अब हमें बताना है कि इनमें कौन सा व्यंग है। पहला है, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती। यह वाक्य व्यंग नहीं है। क्यों नहीं है? व्यंग नहीं है, बल्कि माँ का अपनी गलती पर अफसोस है। दूसरा है, एक दरवाजा खुला छोड़ो बाकी दरवाजे बंद कर दो तभी ये निकलेंगी। ये लाइन भी व्यंग नहीं है बल्कि एक तरह की सलाह है। तीसरा है, छोड़ो जी, चूहों को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालेंगे। तो ये क्या है? ये वाक्य पूरी तरह से व्यंग है। यहाँ पर माँ ने अपने पति को चूहों को न निकाल पाने की पुरानी असफलता पर तंज कसा है। वह सीधे यह नहीं कह रही है कि आप चिड़ियों को भी नहीं निकाल पाई, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से वह बात कह रही है जिसमें हास्य छिपा है। अगला देखिए, आज की पहेली। नीचे दी गई चित्र पहेली में बिल्ली को चूहे तक पहुंचाइए। ये चित्र है यहाँ पर जिसमें एक तरफ ये बिल्ली है, दूसरी तरफ ये चूहा है। तो बिल्ली चूहे के पास जाना चाह रही है और यहाँ इसके पास में तीन रास्ते हैं, 1, 2 और ये 3। कितने रास्ते हैं यहाँ पर? 3 रास्ते हैं इसके जाने के लिए, एक ये और एक ये। अब इसे समझ नहीं आ रहा कौन से जाए, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? ये चूहे की तरफ से शुरू करेंगे। यहाँ पर एक ही रास्ता है तो ढूंढते हैं इसका रास्ता। चलिए, ये यहाँ से शुरू करेगा इस तरीके से, ये हो जाएगा, फिर इस तरीके से यहाँ से होते हुए इस तरीके से, फिर ऐसे, ये यहाँ पर इस तरीके से, ये इधर ऐसे और फिर ये मिल गया रास्ता। तो आप इस तीनों रास्ते भी देख सकते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो तीनों रास्तों से भी देख सकते हैं बिल्ली कौन से रास्ते से चूहे तक पहुंच रही है, या फिर दूसरा उपाय है चूहे से ही शुरू करना है क्योंकि चूहे की तरफ एक ही रास्ता है, तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, फिर भी ये रास्ता मिल सकता है। तो ये पहेली में ये रास्ता हमको ढूंढना है यहाँ पर। अगला देखिए, झरोखे से। झरोखे से। 2 गौरैया कहानी में आपने पढ़ा कि 2 गौरैया लेखक के घर में बिन बुलाए अतिथि की तरह आ जाती हैं। पिछले कई वर्षों से गांव नगरों में नन्ही चिड़ियों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है, इसलिए भारत सरकार इनके संरक्षण के लिए 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस घोषित किया हुआ है करती है। आइए पढ़ते हैं विश्व गौरैया दिवस पर प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा प्रकाशित लेख का एक अंश। तो देखिए, एक लेख है यहाँ पर, विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है, तो एक लेख लिखा है, तो वो पढ़ लेते हैं। कभी बहुतायत यानी कि बहुत अधिक मात्रा में पाई जाने वाली घरेलू गौरैया अब कई जगहों पर एक दुर्लभ दृश्य और रहस्य बन गई है। दुर्लभ यानी कि जो मुश्किल से दिखाई दी। इन छोटे प्राणियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उनकी रक्षा करने के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है।
भारत में गौरैया सिर्फ पक्षी नहीं है, वे साझा इतिहास और संस्कृति का प्रतीक हैं। हिंदी में गौरैया, तमिल में कुर्वी और उर्दू में चिड़िया जैसे कई नामों से जाने जाने वाली गौरैया पीढ़ियों से दैनिक जीवन का हिस्सा रही हैं। उनकी महत्ता के बावजूद गौरैया तेजी से लुप्त हो रही हैं। इस गिरावट के कई कारण हैं। सीसा रहित पेट्रोल के उपयोग से जहरीले यौगिक पैदा हुए हैं जो उन कीटों को नुकसान पहुंचाते हैं जिन पर गौरैया भोजन के लिए निर्भर है। यहाँ हम देख सकते हैं, ये गौरैया है। यहाँ पर हमारे घरों के आसपास ये चिड़िया बहुत से देखे होंगे हमने। तो क्या कारण है गौरैया तेजी से कम होने का? सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग जो जहर पैदा करता है जिससे नुकसान पहुंच रहा है उन कीटों को जिन पर गौरैया भोजन के लिए निर्भर है, यानी कि जिन कीटों को गौरैया खाती है। फिर अगला है शहरीकरण ने उनके प्राकृतिक घोंसले के स्थान भी छीन लिए हैं। जो शहरीकरण हो रहा है उनके जो प्राकृतिक घोंसले वो नष्ट हो रहे हैं। आधुनिक इमारतों में वे स्थान नहीं होते जहां गौरैया घोंसला बना सके, जिससे उनके बच्चों को पालने के लिए जगह कम हो गई है। साभार कहाँ से लिया गया है? ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का एक पेज है। यहाँ पर ये वहाँ से लिया गया है। ये एक अंश जो PBI है, प्रेस सूचना ब्यूरो, वहाँ से लिया गया है। प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा प्रकाशित लेख का एक अंश है। नेक्स्ट है साझी समझ। नीचे दी गई इंटरनेट कड़ी का प्रयोग कर इस लेख को पूरा पढ़िए, कक्षा में चर्चा कीजिए। यहाँ उसका लिंक दिया गया है, pib.government.in प्रेस रिलीज पेज है, तो यहाँ से आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। कक्षा में फिर आपको चर्चा करनी है। अब देखिए ये मित्र लाभ, ये पढ़ने के लिए ही है केवल, तो इसको हम फटाफट से पढ़ लेते हैं। दक्षिण देश के एक प्रांत में महिलारोप्य नाम का एक नगर था। वहां एक विशाल वट वृक्ष की शाखाओं पर लघुपतनक नाम का कौवा रहता था। एक दिन वह अपने आहार की चिंता में शहर की ओर चला ही था कि उसने देखा कि एक फटे पांव और बिखरे बालों वाला भयंकर व्याध उधर ही चला आ रहा है। कौवे ने उसे देखकर वृक्ष पर रहने वाले अन्य पक्षियों को चिंता हुई। उन्होंने व्याध के चंगुल से बचाने के लिए वह पीछे लौट पड़ा और वहां सब पक्षियों को सावधान कर दिया और कहा कि जब यह व्याध वृक्ष के पास भूमि पर अनाज के दाने बिखेरे तब कोई भी पक्षी उन्हें चुगने के लालच से न जाए। उन दानों को कालकूट की तरह जहरीला समझे। कौवा अभी यह कह ही रहा था कि व्याध ने वट वृक्ष के नीचे आकर दाने बिखेर दिए। व्याध का मतलब होता है यहाँ पर शिकारी, जो आंखें टक है, शिकारी है वह। दाने बिखेर दिए और शम दूर जाकर झाड़ी के पीछे छिप गया। पक्षियों ने भी लघुपतनक का उपदेश मानकर दाने नहीं चुगे। वे उन दानों को हलाहल विष की तरह मानते रहे। किंतु इसी बीच में व्याध के सौभाग्य से कबूतरों का राजा चित्रग्रीव अपने हजारों अनुचरों सहित उड़ता हुआ वहां आया। लघुपतनक ने उसे भी चेतावनी दी, परंतु वह भूमि पर बिखरे हुए उन दानों को चुगने की लालसा को न रोक सका। परिणाम यह हुआ कि वह अपने परिजनों समेत जाल में फंस गया। लोभ का यही परिणाम होता है। लोभ से विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। विवेक शक्ति यानी कि सोचने समझने की जो शक्ति है वो। जाल में फंसने के बाद चित्रग्रीव ने अपने साथी कबूतरों को समझाया कि वे डरे नहीं और एकजुट होकर पूरी शक्ति से जाल समेत उड़कर व्याध की दृष्टि से ओझल हो जाए। ओझल यानी कि गायब, उसको दिखाई ना दे। विवेक शक्ति, सोचने समझने की शक्ति, सोचने समझने की जो ताकत होती है वो नष्ट हो गई थी, तो बच जाए। तत्पश्चात सब कबूतर जाल लेकर उड़ गए और व्याध देखता रह गया। लघुपतनक ने जब देखा तो वह कौतूहलवश कबूतरों के पीछे पीछे उड़ने लगा। व्याध जब दूर हो गया तब चित्रग्रीव ने अपने साथियों को कहा, व्याध तो लौट गया, अब चिंता की कोई बात नहीं। चलो हम महिलारोप्य शहर के पूर्वोत्तर भाग की ओर चले। वहां मेरा घनिष्ठ मित्र हिरण्यक नाम का एक चूहा रहता है। घनिष्ठ यानी कि बहुत गहरा, जिससे लगाव हो, बहुत नजदीकी जो मित्र हो वो। उससे हम अपने जाल को कटवा लेंगे, तभी हम आकाश में स्वच्छंद घूम सकेंगे। स्वच्छंद यानी कि स्वतंत्रता से, पूरी तरह आजादी। वहां हिरण्यक नाम का चूहा अपने 1000 बिलों वाले दुर्ग में रहता था, इसलिए उसे डर नहीं लगता था।
चित्रग्रीव ने उसके द्वार पर पहुंचकर पुकारा, मित्र हिरण्यक, शीघ्र आओ, मुझ पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। उसकी आवाज सुनकर हिरण्यक ने अपने ही बिल में छिपे छिपे प्रश्न किया, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और क्या प्रयोजन है। प्रयोजन यानी कि कोई भी कारण या फिर आने का जो उद्देश्य है वो क्या है तुम्हारा यहाँ पर आने का। तो चित्रग्रीव ने कहा कि मैं तुम्हारा मित्र चित्रग्रीव हूँ, तुम जल्दी बाहर आओ, मुझे तुमसे विशेष काम है। यह सुनकर हिरण्यक प्रफुल्लित यानी कि बहुत खुश होकर अपने बिल से बाहर आया। अपने मित्र चित्रग्रीव को साथियों सहित जाल में फंसा देखकर दुखित स्वर में बोला, मित्र यह क्या हो गया तुम्हें। चित्रग्रीव ने कहा, जीव के लालच से हम जाल में फंस गए, तुम हमें जाल से मुक्त कर दो यानी कि आजाद कर दो। हिरण्यक जब चित्रग्रीव की जाल का धागा काटने लगा तब उसने कहा, पहले मेरे साथियों के बंधन काट दो, बाद में मेरे काटना। हिरण्यक, तुम इन सब के नायक हो यानी कि राजा हो, नायक यानी कि राजा, नेता होना, राजा होना, पहले अपने बंधन कटवा लो, साथियों के पीछे कटवाना। ऐसा हिरण्यक जो चूहा था उसने कहा। चित्रग्रीव कहता है कि वे मेरे अनुचर है। अनुचर यानी कि जो पीछे पीछे चलते हैं, अनुचर पीछे चलने वाला। तो वे मेरे अनुचर हैं, अपने घर बार को छोड़कर मेरे साथ आए हैं। मेरा धर्म है कि पहले इनकी सुख सुविधा को दृष्टि में रखूं। ऐसा चित्रग्रीव ने कहा। हिरण्यक चित्रग्रीव की यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सबके बंधन काटकर चित्रग्रीव से कहा कि मित्र अब अपने घर जाओ, विपत्ति के समय फिर मुझे याद करना। उन्हें भेजकर हिरण्यक जो अपने बिल में घुस गया। चित्रग्रीव भी मित्रों सहित अपने घर चला गया। लघुपतनक कौवा यह सब दूर से देख रहा था। वह हिरण्यक के कौशल और उसकी सज्जनता पर मुग्ध हो गया। उसने मन ही मन सोचा, यद्यपि मेरा स्वभाव है कि मैं किसी का विश्वास नहीं करता, किसी को अपना हितैषी नहीं मानता, तथापि इस चूहे के गुणों से प्रभावित होकर मैं इसे अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। यह सोचकर वह हिरण्यक के बिल के दरवाजे पर जाकर चित्रग्रीव के समान ही आवाज बनाकर हिरण्यक को पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर हिरण्यक ने सोचा कि यह कौन सा कबूतर है, क्या इसके बंधन कटने शेष रह गए हैं। हिरण्यक ने पूछा, तुम कौन हो। लघुपतनक ने कहा, मैं लघुपतनक नाम का कौवा हूँ। हिरण्यक बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम अपने घर चले जाओ। लघुपतनक कहता है कि मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है, एक बार दर्शन तो दे दो। हिरण्यक बोलता है कि मुझे तुम्हें दर्शन देने का कोई प्रयोजन दिखाई नहीं देता। लघुपतनक, चित्रग्रीव के बंधन काटते देखकर मुझे तुमसे बहुत प्रेम हो गया है, कभी मैं भी बंधन में पड़ जाऊंगा तो तुम्हारी सेवा में आना पड़ेगा। हिरण्यक कहता है कि तुम भोक्ता हो, मैं तुम्हारा भोजन हूँ, हम में प्रेम कैसा। जाओ, दो प्रकृति से विरोधी जीवों में मैत्री नहीं हो सकती। लघुपतनक, हिरण्यक, मैं तुम्हारे द्वार पर मित्रता की भीख लेकर आया हूँ, तुम मैत्री नहीं करोगे तो यही प्राण दे दूंगा। हिरण्यक कहता है कि हम सहज वैरी हैं, हमें मैत्री नहीं हो सकती। लघुपतनक कहता है कि मैंने तो कभी तुम्हारे दर्शन भी नहीं किए, हमें वैर कैसा। हिरण्यक, वैर दो तरह का होता है, एक सहज और एक कृत्रिम, तुम मेरे सहज वैरी हो। लघुपतनक कहता है कि मैं दो तरह के वैरों का लक्षण सुनना चाहता हूँ। हिरण्यक, जो वैर कारण से हो वह कृत्रिम होता है और कारणों से उस वैर का अंत भी हो सकता है। स्वाभाविक वैर निष्कारण होता है, उसका अंत हो ही नहीं सकता। लघुपतनक ने बहुत अनुरोध किया किंतु हिरण्यक ने मैत्री के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। तब लघुपतनक ने कहा, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास न हो तो तुम अपने बिल में छिपे रहो, मैं बिल के बाहर बैठा बैठा ही तुमसे बातें कर लिया करूंगा। हिरण्यक ने लघुपतनक की यह बात मान ली किंतु लघुपतनक को सावधान करते कहा, कभी मेरे बिल में प्रवेश करने की चेष्टा मत करना। कौवा इस बात को मान गया और उसने शपथ ली कि वह कभी ऐसा नहीं करेगा। तब से वे दोनों मित्र बन गए, नित्य प्रति परस्पर बातचीत करते थे। दोनों के दिन बड़े सुख से कट रहे थे। कौवा कभी कभी इधर उधर से अन्न संग्रह करके चूहे को भेंट में भी दे देता था। मित्रता में यह आदान प्रदान स्वाभाविक था। धीरे धीरे दोनों की मैत्री घनिष्ठ होती गई। दोनों एक क्षण भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे। बहुत दिन बाद एक दिन आंखों में आंसू भरकर लघुपतनक ने हिरण्य से कहा, मित्र अब मुझे इस देश से विरक्ति हो गई है,
इसलिए दूसरे देश में चला जाऊंगा। कारण पूछने पर उसने कहा, इस देश में अनावृष्टि यानी कि बारिश ही नहीं होती के कारण दुर्भिक्ष पड़ गया, यानी कि अकाल। दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल। लोग भूखे मर रहे हैं, एक दाना भी नहीं रहा। घर घर में पक्षियों के पकड़ने के लिए जाल बिछ गए हैं, मैं तो भाग्य से ही बच गए। ऐसे देश में रहना ठीक नहीं है। हिरण्य कहता है कि कहाँ जाओगे? लघुपतना कहता है कि दक्षिण दिशा की ओर एक तालाब है, वहां मंथरक नाम का एक कछुआ रहता है। वह मेरा वैसा ही घनिष्ठ मित्र है जैसे तुम हो, तो उसकी सहायता से मुझे पेट भरने योग्य अन्न मांस आदि अवश्य मिल जाएगा। हिरण्य कहता है कि यही बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। लघुपतना, किंतु मैं तो आकाश में उड़ने वाला हूँ, तुम मेरे साथ कैसे जाओगी? हिरण्य कहता है कि मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर वहां ले चलो। लघुपतनक यह बात सुनकर प्रसन्न हुआ। हिरण्यक चूहा लघुपतनक कौवे की पीठ पर बैठ गए। दोनों आकाश में उड़ते हुए तालाब के किनारे पहुंचे। मंथरक ने जब देखा कि कोई कौवा चूहे को पीठ पर बिठाकर आ रहा है तो वह डर के मारे पानी में घुस गया। लघुपतनक को उसने पहचाना नहीं। जब लघुपतनक हिरण्य को थोड़ी दूर छोड़कर पानी में लटकती हुई शाखा पर बैठकर जोर जोर से पुकारने लगा, मंथरक मंथरक, मैं तुम्हारा मित्र लघुपतनक आया हूँ, आकर मुझसे मिलो। लघुपतनक की आवाज सुनकर मंथरक प्रसन्न होकर बाहर आया। हिरण्यक भी तब वहां आ गया और मंथरक को प्रणाम करके वहीं बैठ गया। मंथरक, कछुआ, लघुपतनक कौवा और हिरण्यक चूहा वहां बैठे बैठे बातें कर रहे थे कि वह चित्रांग नाम का एक हिरन कहीं से दौड़ता आफ्ता आ गया। एक व्याघ्र उसका पीछा कर रहा था। उसे आता देखकर कौवा उड़कर वृक्ष की शाखा पर बैठ गए। हिरण्यक पास के बिल में घुस गए और मंथरक तालाब के पानी में जा छिपा। कौवे ने हिरण को अच्छी तरह देखने के बाद मंथरक से कहा, मित्र मंथरक, यह हिरन पानी पीने के लिए तालाब पर आया है। मंथरक, यह हिरन बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है, डरा हुआ सा है, इसलिए यह प्यासा नहीं बल्कि व्याघ्र के डर से भागा हुआ है। देखो तो सही, इसके पीछे व्याघ्र आ रहा है या नहीं। दोनों की बात हिरन ने सुन ली और बोला, मंथरक, मेरे भय का कारण तुम जान गए हो। मैं व्याध के बाणों के डर से बड़ी कठिनाई से यहाँ पहुंच पाया हूँ। तुम मेरी रक्षा करो, अब तुम्हारी शरण में हूँ। मुझे कोई ऐसी जगह बतलाओ जहाँ व्याध न पहुंच सके। मंथरक ने हिरन को घने जंगल में भाग जाने की सलाह दी, किंतु लघुपतनक ने ऊपर से देखकर बतलाया कि व्याध दूसरे दिशा में चला गया है, इसलिए अब डर की कोई बात नहीं है। अब चित्रांग भी लघुपतनक, हिरण्य, मंथरक से गाढ़ी मित्रता हो गई। एक दिन हिरन घूमता हुआ जंगल में चला गया और शाम तक वापस नहीं लौटा। उसके तीनों मित्रों को संदेह होने लगा कि कहीं व्याघ्र के जाल में न फंस गए हो अथवा शेर, बाघ आदि ने उस पर हमला न कर दिया हो। घर में बैठे स्वजन अपने प्रवासी प्रियजनों के संबंध में सदा शंकित रहते हैं। बहुत देर तक भी चित्रांग हिरन नहीं आया तो मंथरक कछुए ने लघुपतनक कौवे को जंगल में जाकर हिरन को खोजने की सलाह दी। लघुपतनक ने कुछ दूर जाकर देखा कि वहां चित्रांग एक जाल में बंधा हुआ है। लघुपतनक उसके पास गया। यह देखकर चित्रांग की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, अब मेरी मृत्यु निश्चित है। अंतिम समय में तुम्हारे दर्शन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। प्राण विसर्जन के समय मित्र दर्शन बड़ा सुखद होता है। मेरे अपराध क्षमा करना। लघुपतनक ने धीरज बांधते हुए कहा, घबराओ मत, मैं अभी हिरण्यक चूहे को बुला लाता हूँ, वह तुम्हारे जाल काट देगा। यह कहकर वह हिरण्य के पास चला गया, शीघ्र उसे पीठ पर बिठाकर ले आया। हिरण्यक अभी जाल काटने की सोच ही रहा था कि लघुपतनक ने वृक्ष के ऊपर से किसी को देखकर कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। हिरण्यक ने पूछा कि क्या कोई व्याध आ रहा है? लघुपतनक ने, व्याध तो नहीं, किंतु मंथरक कछुआ इधर चला आ रहा है। हिरण्यक, तब तो खुशी की बात है, दुखी क्यों होते हो? लघुपतनक, दुखी इसलिए होता हूँ कि व्याघ्र के आने पर मैं ऊपर उड़ जाऊंगा, हिरण्यक बिल में घुस जाएगा, चित्रांग भी छलांगे मारकर घने जंगल में घुस जाएगा, लेकिन मंथरक कैसे अपनी जान बचाएगा, यही सोचकर चिंतित हो रहा हूँ। मंथरक के वहां आने पर हिरण्यक ने मंथरक से कहा, मित्र, तुमने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया, अब भी वापस लौट जाओ, कहीं व्याघ्र न आ जाए। इसलिए मंथरक ने कहा, मित्र, मैं अपने मित्र को आपत्ति में जानकर वहां नहीं रह सका, सोचा उसकी आपत्ति में हाथ बटाऊंगा और तभी मैं चला आया। ये बातें हो ही रही थी कि उन्होंने व्याघ्र को उसी दिशा में आते देखा। उसे देखकर चूहे ने उसी क्षण चित्रांग के बंधन काट दिए। चित्रांग भी ऊपर उठकर घूम घूमकर पीछे देखता हुआ आगे भाग खड़ा हुआ। लघुपतनक वृक्ष पर उड़ गया। हिरण्यक पास के बिल में घुस गया।
व्याध अपने जाल में किसी को न पाकर बड़ा निराश हुआ। वहां से वापस जाने को मुड़ा ही था कि उसकी दृष्टि धीरे धीरे जाने वाले मंत्रक पर पड़ गई। उसने सोचा, आज हिरन तो हाथ आया नहीं, कछुए को ही ले चलता हूँ। कछुए को आज भोजन बनाऊंगा और इससे पेट भरूंगा। यही सोचकर कछुए के जाल में बांधकर कंधे पर डालकर चल दिया। उसे ले जाते देखकर हिरण्यक लघुपतनक को बड़ी चिंता हुई। दोनों मित्र मंत्रक को बड़े प्रेम और आदर से देखते थे। चित्रांग ने भी मंत्रक को व्याध के कंधों पर देखा तो व्याकुल हो गया। तीनों मित्र मंत्रक की मुक्ति का उपाय सोचने लगी। कौवे ने तब उपाय ढूंढ निकाला कि यह चित्रांग व्याध को मार के में तालाब के किनारे जाकर लेट जाए। मैं तब उसे चोंच मारने लगूंगा। व्याध समझेगा कि हिरन मरा हुआ है। वह मंत्रक को जमीन पर रखकर इसे लेने के लिए जब जाएगा तो हिरण्यक तीव्रता से मंत्रक के बंधन काट दे, मंत्रक तालाब में घुस जाए। चित्रांग छलांगे मारकर घने जंगल में चला जाए। मैं उड़कर वृक्ष पर ही चला जाऊंगा, सभी बच जाएंगे, मंत्रक भी छूट जाएगा। तीनों मित्रों ने यही उपाय किया। चित्रांग तालाब के किनारे मृत वत जाकर लेटा। कौवा उसकी गर्दन पर सवार होकर चोंच चलाने लगा। व्याध ने देखा तो समझा कि हिरन जाल से छूटकर दौड़ता दौड़ता यहाँ मर गया है और उसे लेने के लिए जालबद्ध कछुए को जमीन पर छोड़कर चल देता है। आगे बढ़ा हिरण्यक ने अपने तीखे दांतों से जाल काट दिया। मंत्रक पानी में घुस गया। चित्रांग भी भाग गया। व्याध ने चित्रांग को दौड़ते देखा तो आश्चर्य में डूब गया। फिर देखा कि कछुआ भी जाल से निकलकर भाग गया है। तब वह भी और भी विस्मित हुआ और निराश होकर चला गया। उधर चारों मित्र लघुपतनक, मंत्रक, हिरण्यक और चित्रांग प्रसन्नता से फूले नहीं समाते थे। मित्रता के बल पर ही चारों ने व्याध से मुक्ति पाई थी। मित्रता में बड़ी शक्ति है। हमें अपने मित्रों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो ये कहानी यहाँ पूरी होती है। अभी आपने जो कहानी पढ़ी है पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र हमारे देश की ऐसी अद्भुत पुस्तक है जो आज भी विश्व में मनोरंजन और नैतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से पढ़ाई जाती है। अपने पुस्तकालय में से पंचतंत्र की कहानियों की पुस्तक खोजकर पढ़िए और इसकी कोई एक कहानी कक्षा में सुनाइए। तो ये हमारी कहानी, हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।